मैं विष्णु गोपाल, हिंदी अध्यापक, मदर एथेना स्कूल बदायूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का अध्याय 4 से पार्ट 2 क्या ये भारत का प्राचीन रंगमंच। पहली वीडियो इससे पहले हम पार्ट 1 में बना चुके हैं। दूसरी वीडियो हम आपकी बना रहे हैं अध्याय 4 से, जिसको पार्ट 2 में हमने विभक्त किया है। तो इसमें 3 पार्ट आ रहे हैं इसके। एक पहला है इसमें भारत का प्राचीन रंगमंच। भारत का प्राचीन रंगमंच से मतलब होता रंगमंच, विविध कलाओं का मंच। विभिन्न प्रकार की प्राचीन समय में, पुराने समय में भी हमारे मंच से मतलब नृत्य, गायन, वादन और नाट्य इत्यादि विभिन्न प्रकार की कलाएं अपने अपनी रुचि के अनुसार या अपनी अपनी विधाओं के अनुसार उनका मंचन करना, उनको प्रस्तुत करना उस मंच के माध्यम से। तो आइए प्राचीन रंगमंच जो भारत का था उसके विषय में इस पाठ के अंतर्गत चर्चा करते हैं। भारतीय रंगमंच अपने मूल में संबद्ध विचारों में और अपने विकास में पूरी तरह स्वतंत्र था, पूर्ण रूप से स्वतंत्र था, है ना। इसका मूल उद्गम माने निकलना ऋग्वेद की उन ऋचाओं और संवादों में खोजा जा सकता है जिनमें एक हद तक नाटकीयता है। रामायण और महाभारत में नाटकों का उल्लेख मिलता है। पहले नाटकों का अधिक प्रचलन था। लोग नाटकों को देखा करते थे। कृष्ण लीला से संबंधित गीत, संगीत और नृत्य में इसने आकार ग्रहण करना आरंभ कर दिया था। ईसा पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी के महान व्याकरण पाणिनि ने कुछ नाट्य रूपों का उल्लेख किया है। रंगमंच की कला पर रचित नाट्य शास्त्र को ईसा की 3री शताब्दी की रचना कहा जाता है। ऐसे ग्रंथ की रचना तभी हो सकती थी जब नाट्य कला पूरी तरह विकसित हो चुकी हो और नाटकों की सार्वजनिक प्रस्तुति आम बात हो। अब ये माना जाने लगा है कि नियमित रूप से लिखे गए संस्कृत नाटक ईसा पूर्व 3री शताब्दी तक पूरी तरह प्रतिष्ठित हो चुके थे। जो नाटक हमें मिले हैं उनमें पहले से ऐसे रचनाकारों और नाटकों का अक्सर हवाला दिया गया है जो अभी तक नहीं मिले हैं। ऐसे नाटककारों में एक भास था। इस शताब्दी के आरंभ में उसके 13 नाटकों का एक संग्रह खोज में मिला है। अब तक मिले संस्कृत नाटकों में प्राचीन नाटक अश्वघोष के हैं। प्रसिद्ध नाटककार अश्वघोष, वह ईसवी सन के आरंभ के ठीक पहले या बाद में हुआ था। ये ताड़पत्र पर लिखित पांडुलिपियों के अंश मात्र हैं और आश्चर्य की बात यह है कि ये गोबी रेगिस्तान की सरहदों पर तूफान में मिले हैं। अश्वघोष धर्मपरायण बौद्ध हुआ। उसने बुद्ध चरित नाम से बुद्ध की जीवनी लिखी। ये ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हुआ और बहुत समय पहले भारत, चीन और तिब्बत में बहुत लोकप्रिय हुआ। यूरोप को प्राचीन भारतीय नाटक के बारे में पहली जानकारी 1789 ईस्वी में तब हुई जब कालिदास के शकुंतला का सर विलियम जोन्स कृत अनुवाद प्रकाशित हुआ। सर विलियम जोन्स के अनुवाद के आधार पर जर्मन, फ्रेंच, डेनिश और इटालियन में भी इसके अनुवाद हुए। गेटे पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा और उसने शकुंतला की अत्यधिक प्रशंसा की। इस कालिदास के नाटक शकुंतला का जो भारतवर्ष में बहुत
संस्कृत नाटक में अभिज्ञान शाकुंतलम के नाम से जो जाना जाता है प्रेम प्रसंग, ये बहुत प्रसिद्ध हुआ, जिसको के गेटे ने भी बहुत अधिक प्रशंसा की। कालिदास को संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा कवि और नाटककार माना गया है। उसका समय अनिश्चित है, पर संभावना यही है कि वो 4वीं शताब्दी के समय में गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में उज्जैनी में था। माना जाता है कि वो दरबार के 9 रत्नों में से एक था। उसकी रचनाओं में जीवन के प्रति प्रेम और प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति आवेग का भाव मिलता है। कालिदास की एक लंबी कविता है मेघदूत। बच्चों ध्यान रखें, आपको ध्यान रखना है कि एक लंबी कविता मेघदूत प्रश्न आ सकता है। ये तो कालिदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? मेघदूत नाम से एक रचना कालिदास की है। एक प्रेमी जिसे बंदी बनाकर उसकी प्रेयसी से अलग कर दिया गया है, वर्षा ऋतु में एक बादल से अपनी तीव्र चाहत का संदेश उस तक पहुंचाने के लिए कहता है। कालिदास से संभवतः काफी पहले एक प्रसिद्ध नाटककार की रचना हुई थी। शूद्रक का मृच्छकटिकम यानी मिट्टी की गाड़ी। शूद्रक का मृच्छकटिकम का मतलब है मिट्टी की गाड़ी, हिंदी उसकी। और शूद्रक का मृच्छकटिकम का मतलब संस्कृत का शब्द है। ये एक कोमल और एक हद तक बनावटी नाटक है, लेकिन इसमें ऐसा सत्य है जो हमें प्रभावित करता है और हमारे सामने उस समय की मानसिकता और सभ्यता की झांकी प्रस्तुत करता है। 400 ईसा के लगभग चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में एक और प्रसिद्ध नाटक लिखा गया। ये विशाखदत्त का नाटक मुद्रा राक्षस था। विशाखदत्त नाटककार प्रसिद्ध नाटकों में से आते हैं बच्चों। उनका प्रसिद्ध नाटक ही था मुद्रा राक्षस। ये विशुद्ध राजनीतिक नाटक था, जिसमें प्रेम या किसी पौराणिक कथा को आधार नहीं बनाया गया है। कुछ अर्थों में यह नाटक वर्तमान स्थिति में बहुत प्रासंगिक है। राजा हर्ष, जिसने 7वीं सदी ईस्वी में एक नया साम्राज्य कायम किया, नाटककार भी था। हमें उसके लिखे हुए 3 नाटक मिलते हैं। 7वीं सदी के आसपास ही भवभूति हुआ, जो संस्कृत साहित्य का चमकता सितारा था। वह भारत में बहुत लोकप्रिय हुआ और केवल कालिदास का ही स्थान उसके ऊपर माना जाता है। संस्कृत नाटकों की ये धारा सदियों तक बहती रही, लेकिन 19वीं शताब्दी के आरंभ में गुणात्मक दृष्टि से स्पष्ट रूप में उसमें ह्रास दिखाई देने लगा। प्राचीन नाटकों की कालिदास तथा अन्य लोगों के भाषा मिली जुली है। संस्कृत और उसके साथ एक या एकाधिक प्राकृत यानी संस्कृत के बोलचाल में प्रचलित रूप। उसी नाटक में शिक्षित पात्र संस्कृत बोलते हैं और सामान्य अशिक्षित जन समुदाय प्रायः स्त्रियां प्राकृत, हालांकि उनमें अनुवाद भी मिलते हैं। ये साहित्यिक भाषा और लोकप्रिय कला के बीच समझौता था। फिर भी प्राचीन नाटक अक्सर राज दरबारों या उसी प्रकार के अभिजात दर्शकों के लिए अभिजात्यवादी कला को प्रस्तुत करते हैं। इस ऊंचे दर्जे के साहित्यिक रंगमंच के अलावा हमेशा एक लोकमंच भी रहा है। इसका आधार भारतीय पुराकथाएं और महाकाव्यों से ली गई कथाएं होती थीं। दर्शकों को इन विषयों की अच्छी तरह जानकारी रहती थी और इसका सरोकार नाटकीय तत्व से कहीं अधिक प्रस्तुति पर होता था। ये अलग अलग क्षेत्रों की बोलियों में रचे जाते थे, अतः उस क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहते थे। दूसरी ओर संस्कृत नाटकों का चलन पूरे भारत में था, क्योंकि उनकी भाषा पूरे भारत के शिक्षित समुदाय की भाषा थी।
संस्कृत भाषा की जीवंतता और स्थायित्व। बच्चों, इसके माध्यम से आप देखें कि भारतवर्ष की जो संस्कृत भाषा समूचे भारतवर्ष में कितनी अद्भुत और कितनी समृद्ध भाषा है, विकसित भाषा है और अलंकृत भाषा भी है। इसीलिए इस भाषा को सभी अन्य भारतीय जितनी भी भाषाएं हैं उन भाषाओं की जननी यानी माँ भी कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक राज्य की या प्रत्येक भाषा में संस्कृत के शब्द विद्यमान रहते हैं और व्याकरण भी बहुत उच्च कोटि का है और इसको बहुत अगर शुद्ध और विशुद्ध संस्कृत बोलने वाला संस्कृत भाषी मिले तो उसको पढ़ना, उसको समझना, उसका शुद्ध उच्चारण करना उसके लिए आसान होगा, परंतु एक साधारण व्यक्ति के लिए बहुत दुष्कर होगा। हम भले ही कितनी ही भाषाएं पढ़ लें, परंतु संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिससे हम अछूते नहीं रह सकते, जिससे हम बच नहीं सकते। मृत्यु से लेकर, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, नामकरण संस्कार, पाण ग्रहण संस्कार, मृत्यु आदि तक हम संस्कृत के मंत्र और श्लोकों के द्वारा ही अपने धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ कोई भी हो, इसके द्वारा ही संपन्न कर पाते हैं। उनमें कहीं भी किसी अन्य भाषा का, अंग्रेजी भाषा का कोई भी प्रयोग नहीं होता। हम तभी अपने पूजन पाठ को शुद्ध और विधि विधान से मानते हैं जब संस्कृत के मंत्रों का, श्लोकों का उसमें पाठन होता है, जिनका अर्थ समझना हमें मुश्किल होता है। तो आइए देखते हैं इसकी जीवंतता और स्थायित्व क्या है। संस्कृत अद्भुत रूप से समृद्ध भाषा है, अत्यंत विकसित और नाना प्रकार से अलंकृत। इसके बावजूद इस नियत और व्याकरण से उस ढांचे में सख्ती से जकड़ी है जिसका निर्माण 2600 वर्ष पहले पाणिनि ने किया था। इसका प्रसार हुआ, संपन्न हुई, भरी पूरी और अलंकृत हुई, पर इसने अपने मूल को नहीं छोड़ा। संस्कृत साहित्य के पतन के काल में भाषा ने अपनी कुछ शक्ति और शैली की सादगी खो दी। सर विलियम जोन्स ने 1784 में कहा था, संस्कृत भाषा चाहे जितनी पुरानी हो, उसकी बनावट अद्भुत है। यूनानी भाषा के मुकाबले यह अधिक पूर्ण है, लातीनी के मुकाबले अधिक उत्कृष्ट है और दोनों के मुकाबले अधिक परिष्कृत है, पर दोनों के साथ वो इतनी अधिक मिलती जुलती है कि यह संयोग आकस्मिक नहीं हो सकता। ये साफ पहचाना जा सकता है कि इन सभी भाषाओं का स्रोत एक ही है जो शायद अब मौजूद नहीं रहा है। संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी है। उसका अधिकांश शब्दकोश और अभिव्यक्ति का ढंग संस्कृत की देन है। संस्कृत काव्य और दर्शन के बहुत से सार्थक और महत्वपूर्ण शब्द जिनका विदेशी भाषाओं में अनुवाद नहीं किया जा सकता, आज भी हमारी लोक प्रचलित भाषाओं में जीवित है। दक्षिण पूर्व एशिया में भारत उपनिवेश और संस्कृति। भारतीय उपनिवेश कैसा है और वहां की संस्कृति कैसी है, उससे हमारा दक्षिण पूर्वी एशिया क्या प्रभावित हुआ और किस प्रकार से वहां पर हमारी संस्कृति और उपनिवेश होता है। आइए इसमें देखते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था, मेरे देश को जानने के लिए उस युग की यात्रा करनी होगी जब भारत ने अपनी आत्मा को पहचान कर अपनी भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण किया। हमें केवल बीते हुए समय में जाने की ही जरूरत नहीं है, बल्कि तन से नहीं तो मन से एशिया के विभिन्न देशों की यात्रा करने की जरूरत है, जहां भारत ने अनेक रूपों में अपना विस्तार किया था। पिछली चौथाई सदी के दौरान दक्षिण पूर्वी एशिया के इस दूर तक फैले क्षेत्र के इतिहास पर बहुत प्रकाश डाला गया है। इसे कभी कभी बृहत्तर भारत कहा गया है।
लेकिन अब भी बहुत सी कड़ियां नहीं मिलती। बहुत से अंतर विरोध हैं। अंतर विरोध माने अंदर से उत्पन्न होने वाले विरोध भी हैं, किंतु सामान्य रूप से सामग्री की कोई कमी नहीं है। भारतीय पुस्तकों के हवाले मिलते हैं, अरब यात्रियों के लिखे हुए वृत्तांत हैं, और इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है चीन से प्राप्त ऐतिहासिक विवरण। इसके अलावा बहुत से पुराने शिलालेख और ताम्रपत्र हैं। जावा और बाली में भारतीय स्रोतों पर आधारित समृद्ध साहित्य है, जिसमें अक्सर भारतीय महाकाव्यों और पुराकथाओं का भावानुवाद किया गया है। यूनानी और लातीनी स्रोतों से भी कुछ सूचनाएं मिली हैं, लेकिन इन सबसे बढ़कर प्राचीन इमारतों के विशाल खंडहर हैं, विशेषकर अंगकोर और बोरोबुदुर में। ईसा की पहली शताब्दी से लगभग 900 ईस्वी तक उपनिवेशीकरण की 4 प्रमुख लहरें दिखाई पड़ती हैं। इनके बीच बीच में पूरब की ओर जाने वाले लोगों का सिलसिला अवश्य रहा होगा। इन साहसिक अभियानों की सबसे विशिष्ट बात ये थी कि इसका आयोजन स्पष्टतः राज्य द्वारा किया जाता था। दूर दूर तक फैले इन उपनिवेशों की शुरुआत लगभग एक साथ होती थी, और ये उपनिवेश युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर और महत्वपूर्ण मार्गों पर कायम किए जाते थे। इन बस्तियों का नामकरण पुराने भारतीय नामों के आधार पर किया गया। इस तरह जिसे अब कंबोडिया कहते हैं, उस समय कंबोड्ज कहलाता था। जावा स्पष्ट रूप से यवद्वीप या जौ का टापू है। जौ की बाली होती है, आपने सुनी, पूजा पाठ में काम आते हैं। तो जौ की जहां ये एक अन्न का नाम है, और यहां जो है इस द्वीप में इसी की उपज पैदावार अधिक होती है, तो ये आज भी एक अन्न विशेष का नाम है। प्राचीन पुस्तकों में आए हुए नामों का संबंध भी प्रायः खनिज, धातु या किसी उद्योग या खेती की पैदावार से होता है। इस नामकरण से खुद ब खुद ध्यान व्यापार की ओर जाता है। ये व्यापार ईसा पूर्व 3री और 2री शताब्दियों में धीरे धीरे बढ़ गया। इन साहसिक व्यवसायों और व्यापारियों के बाद धर्म प्रचारकों का जाना शुरू हुआ होगा, क्योंकि ये समय अशोक के ठीक बाद का समय था। संस्कृत की प्राचीन कथाओं से और यूनानी और अरबी दोनों में प्राप्त वृत्तांतों से पता चलता है कि भारत और सुदूर पूरब के देशों के बीच कम से कम ईसा की पहली शताब्दी में नियमित समुद्री व्यापार होता था। ये स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में जहाज बनाने का उद्योग बहुत विकसित और उन्नति पर था। सबसे पहले बच्चों, हमारे प्राचीन भारत में सबसे उन्नति पर और विकसित जो व्यापार था, वो उद्योग जो था वो था जहाज बनाना। जहाज के द्वारा हम लोगों ने बहुत अपना व्यापार बढ़ाया चढ़ाया। जहाजों का कुछ ब्यौरेवार वर्णन मिलता है। बहुत से भारतीय बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है। 2री और 3री शताब्दी के दक्षिण भारतीय आंध्र सिक्कों पर दोहरे पाल वाले जहाजों का चिन्ह अंकित है। अजंता के भित्ति चित्रों में लंका, विजय और हाथियों को ले जाते हुए जहाजों के चित्र हैं। महाद्वीप के देशों बर्मा, म्यांमार और हिंद चीन पर चीन का प्रभाव अधिक था। टापुओं और मलय प्रायद्वीप पर भारत की छाप अधिक थी। आमतौर पर शासन पद्धति और सामान्य जीवन दर्शन चीन ने दिया और धर्म और कला भारत ने। इन भारतीय उपनिवेशों का इतिहास तकरीबन 1300 साल या इससे भी कुछ अधिक का है। ईसा की पहली या 2री शताब्दी से आरंभ होकर 15वीं शताब्दी के अंत तक। विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव। हमारे यहाँ जो भारतीय परंपरा के अनुसार जो भारतीय कला है बच्चों,
विभिन्न प्रकार की कलाएं हैं। उन सभी नृत्य, गायन, संगीत, वादन, कविता और कजरी, आला, ऊदल, विभिन्न प्रकार की और भजन, लोकगीत, तमाम कलाएं, इनका प्रभाव विदेशों पर भी पड़ा। तो भारतीय सभ्यता ने विशेष रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में अपनी जड़ें जमाईं। इस बात का प्रमाण आज वहां सब जगह मिलता है। चंपा, अंगकोर, श्रीविजय, भज्जापहित और दूसरे स्थानों पर संस्कृत के बड़े बड़े अध्ययन केंद्र थे। वहां जिन राज्यों का उदय हुआ उनके शासकों के नाम विशुद्ध भारतीय और संस्कृत नाम हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वे विशुद्ध भारतीय थे, पर इसका अर्थ ये अवश्य है कि उनका भारतीयकरण किया गया था। राजकीय समारोह भारतीय ढंग से संस्कृत में संपन्न किए जाते थे। राज्य के सभी कर्मचारियों के पास संस्कृत की प्राचीन पदवियां थीं और इनमें से कुछ पदवियां और पदनाम न केवल थाईलैंड में बल्कि मलाया की मुस्लिम रियासतों में भी अभी तक चले आ रहे हैं। इंडोनेशिया के इन स्थानों के प्राचीन साहित्य भारतीय पुराकथाओं और गाथाओं से भरे हुए हैं। जावा और बाली के मशहूर नृत्य भारत से लिए गए हैं। बाली के छोटे से टापू ने अपनी भारतीय संस्कृति को अभी तक बहुत सीमा तक कायम रखा है। यहां तक कि हिंदू धर्म भी वहां चला आ रहा है। फिलीपीन द्वीपों में लेखन कला भारत से ही गई है। बंद करो। कंबोडिया में वर्णमाला दक्षिण भारत से ली गई है और बहुत से संस्कृत शब्दों को थोड़े से हेर फेर के साथ ले लिया गया है। दीवानी और फौजदारी के कानून भारत के प्राचीन स्मृतिकार मनु के कानूनों के आधार पर बनाए गए हैं और इन्हें बौद्ध प्रभाव के कारण कुछ परिवर्तनों के साथ संहिताबद्ध करके कंबोडिया की आधुनिक कानून व्यवस्था में ले लिया गया है। लेकिन भारतीय प्रभाव सबसे अधिक प्रकट रूप से प्राचीन भारतीय बस्तियों की भव्य कला और वास्तुकला में दिखाई पड़ता है। इस प्रभाव से अंगकोर और बोरोबुदुर की इमारतें और अद्भुत मंदिर तैयार हुए। जावा में बोरोबुदुर में बुद्ध की जीवन कथा पत्थरों में उत्कीर्ण है। दूसरे स्थानों पर नक्काशी करके विष्णु, राम और कृष्ण की कथाएं अंकित की गई हैं। अंगकोरवट के विशाल मंदिर के चारों तरफ विशाल खंडरों का विस्तृत क्षेत्र है। उसमें बनावटी झीलें, पोखरें और नहरें हैं जिनके ऊपर लाल पुल बने हैं और एक बहुत बड़ा फाटक है जिस पर एक वृत्ताकार सिर पत्थर में खुदा है। ये एक आकर्षक मुस्कुराता हुआ किंतु रहस्यमय कंबोडियाई देवतुल्य चेहरा है। देवतुल्य माने वृद्धाकार का मतलब होता है किसी वृद्ध के आकार का, बूढ़े व्यक्ति के आकार का सिर पत्थर में खुदा हुआ है। और ये कैसा है? आकर्षक माने बड़ा लुभावना, आकर्षण जिसमें है अपनी ओर लोगों को खींचता है। मुस्कुराता हुआ, रहस्यमय, कोई रहस्य है और कंबोडियाई देवतुल्य चेहरा यानी देवताओं के समान। इस चेहरे की मुस्कान अद्भुत रूप से मनमोहक और विचलित करने वाली है। अंगकोर की प्रेरणा भारत से मिली पर उसका विकास खमेर प्रतिभा ने किया या कि दोनों के परस्पर मेल से ये अजूबा पैदा हुआ। कंबोडिया के जिस राज्य ने इसे बनाया उसका नाम जयवर्मन सप्तम था, जो ठेठ भारतीय नाम है। भारतीय कला का भारतीय धर्म और दर्शन से इतना गहरा रिश्ता है कि जब तक किसी को उन आदर्शों की जानकारी न हो जिनसे भारतीय मानव शासित होता है, तब तक उसके लिए इसको पूरी तरह सराहना संभव नहीं है। भारतीय कला में हमेशा एक धार्मिक प्रेरणा होती है पर पार दृष्टि होती है। कुछ वैसी ही
जिसने संभवतः यूरोप के महान गिरजाघरों के निर्माताओं को प्रेरित किया था। सौंदर्य की कल्पना आत्मनिष्ठ रूप में की गई है, वस्तुनिष्ठ रूप में ही नहीं, वह आत्मा से संबंध रखने वाली चीज है, भले ही वह रूप या पदार्थ में भी आकर्षक आकार ग्रहण कर ले। यूनानियों ने सौंदर्य से निस्वार्थ भाव से प्रेम किया। उन्हें सौंदर्य में केवल आनंद ही नहीं मिलता था, वे उसमें सत्य के दर्शन भी करते थे। भारतीय भी सौंदर्य से प्रेम करते थे, पर वे हमेशा अपनी रचनाओं में कोई गहरा अर्थ भरने का प्रयत्न करते थे। भारतीय कविता और संगीत की तरह कला में भी कलाकार से ये उम्मीद की जाती थी कि वह प्रकृति की सभी मनोदशाओं से तादात्म्य स्थापित करे, ताकि वह प्रकृति के विश्व के साथ मनुष्य के मूलभूत सामंजस्य की अभिव्यक्ति कर सके। भारत की विशेषता उसकी मूर्तिकला और स्थापत्य में है, जिस तरह चीन और जापान की विशेषता उसकी चित्रकला में है। जहां चीन की विशेषता चित्रकला में है, वहीं भारत की विशेषता उसकी मूर्तिकला और स्थापत्य में है। भारतीय संगीत जो यूरोपीय संगीत से बहुत भिन्न है, बिल्कुल भिन्न माने पृथक है, अलग है, अपने ढंग से बहुत विकसित था। इस दृष्टि से भारत का बहुत विशिष्ट स्थान है और संगीत के क्षेत्र में चीन और सुदूर पूर्व के अलावा उसने एशियाई संगीत को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। एशिया के दूसरे देशों की तरह भारत में भी कला के विकास पर गढ़ी हुई मूर्तियों के विरुद्ध धार्मिक पूर्वाग्रह का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। वेद मूर्ति के विरुद्ध थे और बौद्ध धर्म में भी अपेक्षाकृत बाद के समय में ही बुद्ध की मूर्तियां और चित्र बनाए जा सके। मथुरा के संग्रहालय में बोधिसत्व की एक विशाल, शक्तिशाली और प्रभावशाली पाषाण प्रतिमा है। इसका निर्माण ईसवी सन के आरंभ से के आसपास कुषाण युग में हुआ था। भारतीय कला अपने आरंभिक काल में प्रकृतिवाद से भरी है, जो कुछ अंशों में चीनी प्रभाव के कारण हो सकता है। भारतीय कला के इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं पर चीनी प्रभाव दिखाई पड़ता है। 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्तकाल के दौरान, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, अजंता की गुफाएं खोदी गईं और उनमें भित्ति चित्र बनाए गए। बाघ और बादामी की गुफाएं भी इसी काल की हैं। अजंता हमें किसी स्वप्न की तरह दूर किंतु असल में एकदम वास्तविक दुनिया में ले जाती है। इन भित्ति चित्रों को बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था। बहुत समय पहले उनके स्वामी ने कहा था, स्त्रियों से दूर रहो, उनकी तरफ देखो भी नहीं, क्योंकि वे खतरनाक हैं। इसके बावजूद इन चित्रों में स्त्रियों की क्योंकि ये खतरनाक हैं, इसके बावजूद इन चित्रों में स्त्रियों की कमी नहीं है। सुंदर स्त्रियां, राजकुमारियां, गायिकाएं, नर्तकियां माने नाचने वाली, बैठी और खड़ी श्रृंगार करती हुई या शोभा यात्रा में जाती हुई। ये चित्रकार भिक्षु संसार को और जीवन के गतिशील नाटक को कितनी अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने ये चित्र उतने ही प्रेम से बनाए हैं जितने प्रेम से उन्होंने बोधिसत्व को उनकी शांत लोकोत्तर गरिमा में चित्रित किया है। 7वीं 8वीं शताब्दियों में ठोस चट्टान को काटकर एलोरा की विशाल गुफाएं तैयार हुईं, जिन बीच में कैलाश का विशाल मंदिर है। ये अनुमान करना कठिन है कि इंसान ने इसकी कल्पना कैसे की होगी, या कल्पना करने के बाद अपनी कल्पना को रूपाकार कैसे दिया होगा। एलिफेंटा की गुफाएं भी इसी समय की हैं
जहां प्रभावशाली और रहस्यमयी त्रिमूर्ति बनी है। त्रिमूर्ति माने 3 मूर्तियां बनी है। त्रि माने 3 मूर्तियां बनी हैं। दक्षिण भारत में महाबलीपुरम की इमारतों का निर्माण भी इसी समय हुआ था। एलिफेंटा की गुफाओं में नटराज शिव की एक खंडित मूर्ति है, जिसमें शिव नृत्य की मुद्रा में है। हैवेल का कहना है कि इस शत विक्षत माने टूटी फूटी, जो खंडित भी हो गई है, टूट फूट गई है, अवस्था में भी यह मूर्ति भीमाकार, भीम के आकार की शक्ति का मूर्त रूप है और इसकी कल्पना अत्यंत विशाल है। ब्रिटिश संग्रहालय में विश्व का सृजन और नाश करते हुए नटराज शिव की एक मूर्ति है। एप्स्टीन ने लिखा है कि उनकी विशाल लयात्मकता काल के विराट युगों का आवाहन करती है। जावा में बोरोबुदर की सहयोग बोधिसत्व की एक सिर कोपेनहेगन के क्लिप टोटेक ले जाया गया है। रूपगत सौंदर्य की दृष्टि से तो ये सिर सुंदर है ही, इसमें कुछ और गहरी बात है जो बोधिसत्व की शुद्ध आत्मा को इस तरह उद्घाटित करती है जैसे दर्पण में प्रतिबिंब माने छाया। वह एक ऐसा चेहरा है जिसमें समुद्र की गहराइयों की प्रशांति, निरभ्र नीले आकाश की स्वच्छता और इंसानी पहुंच से परे का परम सौंदर्य मूर्तिमान हुआ है।